गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना मानव भूगोल का अध्ययन चल रहा था। मानव भूगोल के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे थे। अपना मानव भूगोल से संबंधित चैप्टर चल रहा था। मानव भूगोल के सिद्धांत हैं, वो 3 सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं चल रही थी। उसमें से पहला सिद्धांत अपन ने उठाया था क्रियाशीलता का सिद्धांत। लगभग मैंने कुछ आपको पिछले टॉपिक में, पिछला जो अपना लेसन गया है उसमें क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में कुछ बातें अपनी हो चुकी हैं। तो आज अपना है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखो, बात करते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत के लिए। मैंने आप लोगों को बताया कि जीन ब्रून्स ने कहा है कि परिवर्तन है वो क्या है, आपका प्रकृति का नियम है, वो माना गया है। यानी कि देखो, आज के समय में या पहले के समय में अगर भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की चर्चाएं अगर करते हैं तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वो क्या है देखने को मिलता है। जैसा कि जीन ब्रून्स जो विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान भूगोलवेता जो है, उन्होंने कहा है, फ्रांसीसी भूगोलवेता ने, कि जिस तरीके से परिवर्तन है वो प्रकृति का जो नियम बना हुआ है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, उनमें क्या है परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। और वो परिवर्तन है वो क्या है, हर क्षेत्र के अंदर, हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, विश्व के अंदर जो भी आपकी वस्तु बनी है वो क्या है धीरे धीरे नष्ट भी होगी और पुनः उसका विकास भी होगा। तो इस तरीके से क्या है, प्रकृति है वो क्या है आपकी परिवर्तनशील मानी गई है। ये किसने कहा है, जीन ब्रून्स ने कहा है। लगभग मैंने आपको इनके बारे में समझा दिया था कि जो जीन ब्रून्स है उन्होंने क्या कहा है कि जो शक्ति है प्रकृति के अंदर, 2 शक्तियां हैं वो कार्यरत हैं। आपकी भौतिक शक्ति, भौतिक शक्ति, और दूसरी है आपकी सांस्कृतिक शक्तियां। सांस्कृतिक शक्तियां, 2 शक्तियां हैं वो क्या है आपकी प्रभावशाली है वो मानी गई है। संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपकी 2 शक्तियां हैं जो कार्यरत हैं। 2 शक्तियां हैं वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है अनेक प्रकार के परिवर्तन हैं वो लाती हैं। जैसे भौतिक शक्तियों के अंदर अगर बात करते हैं तो भौतिक शक्तियों के अंदर आपकी सौरिक शक्ति, सौर शक्ति, पृथ्वी की गतियां आपकी, उसी के साथ साथ सांस्कृतिक के अंदर मानव द्वारा परिवर्तन। इसमें मानव के द्वारा क्या होता है, परिवर्तन है वो देखा जाता है। और भौतिक शक्ति के अंदर अगर अपन चर्चा करते हैं तो आपकी क्या होती है, तीसरी है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और लास्ट है जैविक शक्ति। तो इस तरीके से क्या है, क्रियाशीलता के सिद्धांत के लिए क्या है माना गया कि पृथ्वी के ऊपर 2 शक्तियां हैं जो काम करती हैं। वो पृथ्वी के अंदर क्या है आपकी जो ये दोनों शक्तियां होती हैं, इन दोनों शक्तियों के द्वारा ही क्या है संपूर्ण पृथ्वी के अंदर परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। और इन्हीं के द्वारा क्या है, चाहे कोई जड़ चेतन है या जड़ है, कोई भी वस्तु है उसके अंदर क्या होता है परिवर्तन होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 2 ही शक्तियां कार्यरत है, सांस्कृतिक शक्ति और भौतिक शक्ति। इन शक्तियों के द्वारा ही संपूर्ण जो क्षेत्र है, संपूर्ण जो
प्राकृतिक वातावरण है या कह सकते हैं संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, क्रियाशीलता है बनी रहती है। हर क्षेत्र के अंदर, हर विभाग के अंदर आपको परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। जैसे आपको मैंने कल उदाहरण दिया था कि पर्वतीय क्षेत्र होता है, जब वो अपनी धीमी अवस्था के अंदर होता है, जब पर्वतों का निर्माण होता है तब उसकी तरुणावस्था होती है। जब वो उसकी जो चोटियां होती हैं वो क्या होती है, काफी ऊंची बढ़ जाती हैं, तो वो उसकी क्या कौन सी अवस्था आ जाती है, किशोरावस्था आ जाती है, बाल्यावस्था आ जाती है। और जब उसका विकास है पूर्ण हो जाता है और धीरे धीरे नदियों के द्वारा कटाव होना शुरू हो जाता है, तो वो उसकी क्या होने लग जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। तो इस तरीके से हर विभाग का, हर क्षेत्र का जो भी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो कारक हैं उनके अंदर क्या है, परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि नदियों की अगर चर्चा करते हैं तो नदियां जब भी पर्वतीय क्षेत्र से जब निकलती हैं तो उनके अंदर क्या होता है, तेज गति से बहने या उनके अंदर पानी का जो बहाव होता है वो आपका बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण वो तीव्र गति से पानी है वो बहता है। तो वो उसकी क्या होती है, शुरुआत होती है जैसे ही पर्वतों से निकलती है। जब उसके अंदर पानी का बहाव तेज हो जाता है तो उसकी क्या बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अंदर होती है। और जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्र के अंदर आती है और अलग अलग शाखाओं के अंदर बट जाती है और फिर क्या है, समुद्री भाग के अंदर गिरती है, तो वहां पे उसकी क्या है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के अंदर होती है, नदियां हैं वो आपकी आ जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, परिवर्तन है वो हर क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे ही क्या है, सूर्य के प्रकाश के लिए कहा गया है, सूर्य जब उदय होता है, जब आपका उदय होने को क्या कहा गया है, आपकी तरुणावस्था कहा गया है। और जैसे जैसे उसके अंदर सूर्य का जो प्रकाश है ऊष्मा जब बढ़ती है, तेज होता है, तो उसकी आपकी किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है। और जैसे ही वो सायंकाल या रात्रि के समय पहुंचता है तब उसके अंदर क्या आने लग जाती है, उस अवस्था को आपकी कौन सी अवस्था कहा जाता है, वृद्धावस्था के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, क्रिया है वो हर क्षेत्र के अंदर, हर पदार्थ के अंदर, हर आपका जो भी पृथ्वी के ऊपर अपन को हर वस्तु जो दिखाई देती है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उनके अंदर क्या है, परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपकी क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंदर आपकी दो शक्तियां हैं, वो दोनों शक्तियां क्या है, कार्यशील रहती है। और दोनों शक्तियों के अंदर क्या है, भौतिक शक्ति है वो भी क्या है, आपकी महत्वपूर्ण हिस्सा है वो रखती है। तो इसी तरीके से भौतिक शक्तियों के बारे में आगे अपन चर्चा करते हैं। तो इसी तरह भौतिक कार्यों की अगर चर्चा करते हैं अपन, भौतिक जो कारक हैं उनमें तो विस्तार से कुछ पढ़ लेते हैं कि भौतिक शक्तियों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसमें पहला पॉइंट है आपका सौर शक्ति। पहला है सौर शक्ति। सौर शक्ति, देखो सौर शक्ति का मतलब है कि यह पृथ्वी की धरातल पर होने वाले सभी कार्यकलाप को क्या है, शक्ति प्रदान करता है। कि सौर का मतलब है सूर्य से लिया जाता है, सूर्य से लिया जाता है। और सूर्य के द्वारा जो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो तापांतर का जो अंतर पाया जाता है, तापमान का जो अंतर, तापमान या तापांतर, यानी कि सुबह, दोपहर और सायं व रात्रि, ये क्या है आपका अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। और ये किसके कारण होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। कि सूर्य का प्रकाश है सुबह के अंदर आपको कम प्राप्त होता है, दोपहर में सबसे ज्यादा, फिर सायंकाल में कम हो जाता है और रात्रि में बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो तापांतर पाया जाता है वो क्या है, सौरिक शक्ति के द्वारा ही होता है। इस तापांतर के कारण वायुमंडल के अंदर और अन्य भौतिक दशाओं में क्या है, अस्थायित्व है वो देखने को मिलता है। और सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्या है आपका गर्मी है, वाष्पीकरण है, बादलों का बनना है, ऊर्जा है, आपकी वर्षा का होना है, ओस है, पाला है, आंधी है।
तूफानों का जो जन्म होता है, ये सब क्या है आपके वायुमंडल पर सूर्य का पूरा नियंत्रण है वो पाया जाता है। और इससे क्या है धरातल, संपूर्ण पृथ्वी के धरातल पर क्या है परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन किस रूप में देखने को मिलता है कि जैसे मान लो आपका कोई भी क्षेत्र, जैसे मैंने आपको कहा है किसी क्षेत्र के अंदर क्या होता है तापांतर है वो ज्यादा पाया जाता है। तो जैसे मान लो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जैसे आपकी ये ग्लोब है, ठीक है, और ये आपकी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही क्षेत्र क्या है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। और यह जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपका सबसे ज्यादा क्या होती है वर्षा है वो होती है। और सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या होती है सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है सूर्य का जो ताप होता है वो क्या है अधिक प्राप्त होता है। और यहाँ पे दूसरा क्या है सूर्य का ताप तो प्राप्त होता ही होता है, दूसरा यहाँ पे वर्षा भी होती है। तो हर रोज यहाँ पे दोपहर में या कह सकते हैं आपका दोपहर में 12 से 2 के बीच में क्या है लगभग यहाँ पे रोज बरसात होती है। तो ये क्या है सूर्य का जो ताप यहाँ पे प्राप्त होता है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है तापमान है वो कम होता चला जाता है, और वर्षा की मात्रा है वो भी क्या है आपकी घटती चली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सूर्य का जो ताप है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं वैसे वैसे क्या है तापमान आपका कम प्राप्त होता है और वर्षा भी आपकी कम प्राप्त होती है। तो संपूर्ण विश्व के ऊपर आपका सौरिक शक्ति है, सौर जो शक्ति है आपकी वो क्या है संपूर्ण वायुमंडल को क्या है नियंत्रित करती है। और उसी के आधार के ऊपर वर्षा का होना है, ओस का आना है, या बादलों का बनना है, वर्षा का होना है, ये सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर करती हैं सूर्य के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि संपूर्ण वायुमंडल को नियंत्रित करने वाला कौन है आपका सूर्य है। और उसी के आधार पे अगर देखा जाए तो किसी क्षेत्र के अंदर कुछ प्रदेशों में वर्षा की कमी से मरुस्थलीय भागों के अंदर क्या होता है जो जब भी पवनें चलती हैं, हवा जब चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान पर ले जाती है। और उस क्षेत्र को तो क्या कर देती है वहां से जब मिट्टी लगातार क्या है उड़कर चली जाती है तो वहां के क्षेत्र के अंदर तो क्या है गड्ढे हो जाते हैं, और दूसरे जो भाग होते हैं वहां पे क्या है आपकी मिट्टी है वो जमा होती जाती है। और इसी के अतिरिक्त आपका जैसे सूर्य के ताप के द्वारा पृथ्वी के सभी जो पदार्थ हैं चेतन पदार्थ हैं जिसके अंदर जीवधारी भी है, पशु भी है, आपके पौधे भी हैं, मनुष्य हैं, सब क्या है प्रभावित होते हैं किसके द्वारा सूर्य के द्वारा। इसके अंदर आपके जितने भी चेतन यानी कि जिसके अंदर श्वसन क्रिया जो होती है, जिसके अंदर जीव जंतु आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, इन सब के अंदर क्या है आपका सूर्य का प्रकाश का जो तापमान है वो क्या है सूर्य है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि सूर्य के जो सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उससे क्या होते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वैसे ही सूर्य का ताप है वो मनुष्य के लिए भी क्या है बहुत आवश्यक है, पशु पक्षियों के लिए, और उसी से क्या है वह अपना जो जीवन है उसको धारण करते हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या है आपका जो सूर्य का जो सूर्य है वो क्या है अपना अहम भूमिका है वो निभाता है। तो इस तरीके से सौरिक शक्ति के कारण क्या है संपूर्ण पृथ्वी के अंदर क्या है परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं सौरिक शक्ति की। यह पृथ्वी के धरातल पर होने वाले यह पृथ्वी के पृथ्वी के धरातल पर होने वाले सभी कार्यकलाप होने वाले सभी
कार्यकलापों को पूर्ण करता है। उसी के साथ साथ क्या है, सूर्य तापांतर द्वारा पृथ्वी पर परिवर्तन लाता है, वो लाता है। उसी के साथ साथ क्या है आपका, इस तापांतर के कारण वायुमंडल और अन्य भौतिक दशाओं में अस्थायित्व आ जाता है। इस तापांतर के कारण वायुमंडल अन्य भौतिक दशाओं में अस्थायित्व आ जाता है। जैसे ओस, वर्षा का होना, बादलों का बनना, आंधी तूफान, चक्रवात आदि का आना, ये सब किसके अंदर आते हैं आपके, आदि का आना, और सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पीकरण की क्रिया का होना भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सौरिक शक्ति है या सूर्य की जो शक्ति है वो क्या है, आपकी परिवर्तन है या क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंदर अहम भूमिका है वो निभाती है। दूसरा आता है आपका पृथ्वी की गतियां। देखो, पृथ्वी की गतियों की अगर चर्चा करते हैं तो पृथ्वी की गतियों के अंदर क्या है, इसकी चर्चा करते हैं पृथ्वी की गतियों की। तो जिस तरीके से सूर्य है वो अपनी अहम भूमिका अदा करता है, वैसे ही क्या है पृथ्वी है वो भी क्या है आपके संचालन के अंदर, पृथ्वी को संचालन के अंदर क्या है अपनी अहम भूमिका है वो निभाती है। किस तरीके से कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है आपकी पृथ्वी है वो अपने धुरी पर जब घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पे जब घूमती है तो इसका प्रत्येक भाग क्या है बारी बारी से सूर्य की ओर होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है, जैसे ये सूर्य है और सूर्य की क्या है पृथ्वी चारों ओर क्या है चक्कर लगाती है। किस रूप के अंदर, कि जैसे मान लो आपका पृथ्वी और सूर्य की अगर चर्चा करते हैं तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, आपकी पृथ्वी लगा रही है।
तो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या है, बारी बारी से अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण बारी बारी से क्या है, चारों तरफ घूमती है। और इसके बावजूद, इसके फलस्वरूप दिन और रात्रि है वो बनती है। सूर्य ताप में अंतर होने से क्रम से क्या होता है, प्रातः काल, आपका मध्य काल, सायंकाल और रात्रि, ये क्या है होती है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या है, घूमती है। क्योंकि आपकी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दिन है, जब प्रकाश के सामने आएगी तो क्या है, आपका दिन होगा। जब आपका प्रकाश नहीं दिखाई देगा तो रात्रि हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो ये जो काल जो बनते हैं, प्रातः काल, मध्य काल, सायंकाल और रात्रि, इसी के कारण बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, अतः घूमती है, जिससे क्या है, शीतकाल, ग्रीष्म काल, वर्षा ऋतु में भी क्या है, होती रहती है। और इसी के साथ साथ आपकी दैनिक और वार्षिक परिवर्तन के कारण वायुमंडल क्या है, आपकी वायुमंडल सजीव तथा मानवीय क्रियाएं परिवर्तनशील रहती हैं। कि जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे कभी आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी आपकी वर्षा ऋतु आती है, कभी आपकी शरद ऋतु आती है। तो इस तरीके से पृथ्वी के घूर्णन करने से, पृथ्वी के घूमने की वजह से क्या है, आप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से क्या होता है, परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो पृथ्वी की इन दोनों क्रियाओं के कारण पवन और धारा आदि के अंदर क्या है, गतिशील वस्तुओं के अंदर भी क्या है, परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि पृथ्वी की ये गतियां इस प्रकार जड़ और चेतन दोनों ही क्या है, प्रभावित करती हैं। तो बात कर लेते हैं पृथ्वी की शक्तियों की। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसका प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य की ओर, इसका प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य की ओर होता है, जिससे प्रातःकाल, दोपहर या मध्यकाल, सायंकाल व रात्रि होती है। व दिन व रात होती या दिन रात्रि होती है। उसी के साथ साथ क्या है, आपके दिन रात्रि के साथ साथ आपका जैसे जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात्रि दोनों ही क्या होती रहती है, आपकी चलती रहती है। जैसे जैसे पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तो क्या है, आपकी इस तरीके से क्या है, काल है, प्रातः काल, मध्य काल, सायंकाल और रात्रि का समय है वो आपका चलता है। और इसी के आधार पे क्या है, आपकी दैनिक और वार्षिक परिवर्तन भी इसी के कारण होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
उसके बाद अपन चर्चा करते हैं गुरुत्व आकर्षण शक्ति। गुरुत्व आकर्षण शक्ति के कारण क्या है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या कह सकते हैं पृथ्वी की ये गतियां और सौर शक्ति पृथ्वी पर क्या है असंतुलन बनाने के स्रोत है। इनके कारण क्या है पृथ्वी विभिन्न पदार्थ अस्थायी और अनियंत्रित रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर क्या है अस्थिरता, स्थिरता, संतुलन और नियंत्रण है वो लाती है। यह ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक अव्यवस्था को क्या है व्यवस्थित रूप में या क्या कह सकते हैं अस्थिर वस्तु को क्या है शांत और स्थिर बनाए रखती है। तो इसी के बारे में जो आपका जीन ब्रून्स है उन्होंने कुछ बात कही है। जैसे जीन ब्रून्स ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को क्या है बुद्धिमान शक्ति कहा है और सूर्य की शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर विभिन्न दाब और घनत्व की वस्तुओं या प्रदेश के बीच चट्टानों के वितरण द्वारा एक ऐसी संतुलन की अवस्था ला देती है जिससे सभी स्थानों के बीच स्थायित्व एवं संतुलन की अंतरधारा चलने लगती है। यह आकर्षण क्रियाओं को वश में रखकर उन्हें संतुलित एवं सुव्यवस्थित रखती है, जबकि इसके विपरीत क्या है सूर्य की शक्ति मूर्ख शक्ति है, क्योंकि इसका कार्य वायुमंडल संचालन में विषमता उत्पन्न करता है जिससे अंततः धरातल में अनेक परिवर्तन है हो जाते हैं। देखो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अगर बात करते हैं तो कोई भी वस्तु है प्रत्येक वस्तु शक्ति के कारण क्या है अपनी ओर आकर्षित होती है। जैसे पृथ्वी के ऊपर क्या है कोई भी वस्तु जैसे ऊपर से आसमान से अगर कोई वस्तु गिराई जाती है तो पृथ्वी है वो अपनी ओर आकर्षित करती है, ना कि क्या है वो आसमान में चली जाती है। देखो पृथ्वी के अंदर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण वह हर वस्तु को क्या है अपनी ओर आकर्षित करती है। जो जीन ब्रून्स है उसकी जीन ब्रून्स ने जो बात कही है उसको मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन एक चीज आप समझो जैसे अपन पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि आकर्षण पाया जाता है। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपन ने पढ़ी थी, उस समय पृथ्वी की तीन परतों को पृथ्वी के अंदर तीन परतें हैं वो पाई जाती हैं, सियाल, सीमा और नीफे। नीफे के अंदर क्या है आपका लोहा और जो आपका जो लोहा है आयरन है वो पाया जाता है। तो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, इसलिए पृथ्वी की जो भी वस्तु होती है वो क्या है अपनी ओर आकर्षित करती है। या देखो ऐसे समझो कि कोई भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है वो हर वस्तु को अपने अंदर या अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी रूप में समझो। ऐसे ही क्या है जैसे मान लो आपकी बरसात जब होती है बादलों से तो जो भी बरसात जो होती है बूंदों के रूप में वो क्या है पृथ्वी के ऊपर धरातल के ऊपर आकर गिरती है। तो इस तरीके से क्या है पृथ्वी है वो क्या है किसी भी वस्तु को क्या है अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी रूप में क्या है आपकी जो धरातल है वो क्या है आपका समतल मैदान की भांति बनने का कार्य करता है और इसी शक्ति के कारण मेघों से होने वाली वर्षा धरातल की ओर आती है। पर्वतों के शिखरों पर होने वाली वर्षा भी आपकी क्या है धरातल की ओर नदियों के रूप में क्या है आपकी बहती है और वायुमंडल के अंदर क्या है संतुलन है वो बना रहता है। तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण जो बल है पृथ्वी के अंदर वो क्या है आपका संतुलन बनाए रखता है। और जो सूर्य है उसके लिए ब्रून्स ने कहा है कि यह क्या है आपकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तो बुद्धिमान शक्ति है। क्यों कहा है, क्योंकि ये क्या है पृथ्वी के अंदर संतुलन बनाए रखती है। लेकिन सूर्य को उन्होंने क्या कहा है मूर्ख शक्ति के रूप में कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि यह वायुमंडल में विषमता उत्पन्न करता है।
क्योंकि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही आपका क्या होता है, भौतिक शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं। जैसे मैंने आपको अपक्षय और अपर्दन के लिए बताया है कि जो अपर्दन और अपक्षय की जो क्रिया होती है वो क्या है, आपकी सूर्य की प्रकाश की गति के कारण ही मानी जाती है, या कह सकते हैं कि अपक्षय की जो घटना होती है वो किसके द्वारा होती है, सूर्य के द्वारा ही होती है। क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश जब आता है तो जो चट्टानी भाग होता है, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण फैलते हैं। और जैसे ही उनके अंदर रात्रि का समय आता है, सायंकाल आता है, तो वो क्या है, चट्टाने क्या होने लग जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। और इस तरीके से ये जो ये क्रिया लगातार जब चलती रहती है तो फैलने और सिकुड़ने के कारण आपकी क्या होने लग जाती है, आपकी चट्टानी भाग है वो टूट जाता है, और टूट कर क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और बिखरने के कारण जैसे ही आपका सूर्य के कारण, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही क्या होता है, वायुमंडल के अंदर जैसे आपकी वर्षा का होना है, ओस की बूंदों का आना है, आपका पाला गिरना या आंधी तूफान का आना, ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, सूर्य के द्वारा ही होती हैं। इसलिए जीन ब्रून्स ने ये कहा है कि सूर्य है वो क्या है, मूर्ख शक्ति के रूप में इन्होंने मतलब परिभाषित किया है, और जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके लिए क्या कहा है, बुद्धिमान शक्ति के रूप में माना है। तो बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तीसरी शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, देखो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के लिए जीन ब्रून्स ने प्रोफेसर ब्रून्स के अनुसार गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति व सूर्य की शक्ति को मूर्ख शक्ति सूर्य की शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा है। अब समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है कि बुद्धिमान शक्ति सूर्य गुरुत्वाकर्षण को क्यों कहा है, और जो सूर्य की शक्ति को मूर्ख शक्ति है वो क्यों कहा है। देखो आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर विभिन्न दाब और घनत्व की वस्तुओं या प्रदेश के बीच चट्टानों के वितरण द्वारा एक ऐसे संतुलन की अवस्था ला देती है जिससे क्या है, सभी स्थानों के बीच स्थायित्व एवं संतुलन की अंतरधारा चलने लगती है। यह आकर्षण क्रिया को वश में रखकर उसे संतुलित एवं सुव्यवस्थित रखती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति यह आकर्षण क्रियाओं को गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकर्षण क्रियाओं
आकर्षण क्रियाओं को वश में रखकर उन्हें संतुलित एवं सुव्यवस्थित रखती है। उन्हें संतुलित एवं सुव्यवस्थित रखती है, जबकि इसके विपरीत सूर्य की मूर्ख शक्ति मानी गई है। जबकि इसके विपरीत सूर्य की मूर्ख शक्ति मानी गई है। सूर्य की मूर्ख शक्ति मानी गई है क्योंकि इसका कार्य वायुमंडल में वायुमंडल संचालन में वायुमंडल में विषमता उत्पन्न करना है, जिससे अंततः धरातल में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे धरातल पर अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति और सूर्य की शक्ति को मूर्ख शक्ति है। किसने कहा है? जीन ब्रून्स ने कहा है। इसको मैंने समझा दिया है किस रूप में। तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो क्या है, इस रूप में पृथ्वी के अंदर परिवर्तन लाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद लास्ट आता है आपकी जैविक शक्तियां। जैविक शक्तियों के अंदर क्या है, धरातल के ऊपर अनेक प्रकार के परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपके पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधों से जैसे पेड़ पौधे अपनी क्या है जड़ों से जब मिट्टी को अलग कर देते हैं, या आपकी क्या है कीड़े मकोड़ों के या पशुओं के द्वारा मिट्टी को खोदना, और जो मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों को काटे जाना, नष्ट करना, या खनिज पदार्थ को क्या है खनिज पदार्थ है धरातल से क्या है गड्ढों के रूप में जब निकाले जाते हैं तो अनेक प्रकार के विनाशकारी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये क्या है आपकी जैविक शक्तियों के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं कि आपके प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ के अंदर क्या है आपका परिवर्तन है वो देखने को मिलता है, जिसमें जन्म, वृद्धि और मृत्यु तीनों ही क्या है अवस्थाएं क्रमिक रूप में क्या है देखने को मिलती हैं। कि किसी भी अवस्था को लेकर अगर अपन चलते हैं जिसमें से होकर क्रमबद्ध परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। जैसे विकास की गतियों की अगर बात करते हैं तो तरुणावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था होती है। तो इस तरीके से विकास की गति है उनके अंदर आपका परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। ऐसे ही क्या है पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर पहले उत्थान होता है और धीरे धीरे क्या होने लग जाता है उनके अंदर आपका नष्ट होने लग जाते हैं। उत्थान के बाद में क्या है आपका नष्ट होने की क्रिया है वो धीरे धीरे
होने लग जाती है। उसी तरीके से क्या है, किसी स्थान के अंदर भूमि, स्थान के ऊपर भूमि है वो ऊंचा उठती है और धीरे धीरे क्या होता है, आपकी अपर्दन की जो क्रियाएं होती है, अपर्दन चक्र जो चलता रहता है, तो भूमि का जब ऊपर उठना है तो धीरे धीरे आगे आने वाले समय के अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, धरातलीय भाग जो ऊपर उठा है वो क्या है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। तो इस तरीके से भूमि का ऊपर उठना वो क्या है, एक पर्वतीय क्षेत्र के अंदर बाल्यावस्था का रूप धारण करता है। जैसे ही वो ऊपर उठकर थोड़ी ऊंचाई प्राप्त करता है तो वो उसकी क्या हो जाती है, यौवन अवस्था आ जाती है। और ऐसे ही क्या है, पर्वतों की जब ऊंची ऊंची चोटियां हो जाती हैं, तेज ढाल और जल प्रपात, गहरी घाटियां, और इनके अंदर क्या है, अलग अलग परिवर्तन जब होते हैं, जब इनके ऊपर अनेक शक्तियां कार्य करती हैं, जैसे वो कट कर या घिस कर क्या हो जाती है, आपका अपना रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। चट्टानों का जब जो पर्वतीय भाग है वो धीरे धीरे क्या होता है, जलीय भाग या नदियां जब बहकर आती हैं तो पर्वतों को क्या है, धीरे धीरे क्या है, वो काटती रहती है। तो इस तरीके से पर्वतों का वो क्या हो जाता है, वृद्धावस्था के अंदर कार्यरत हो जाती है। तो इस तरीके से विकास का जो क्रम है वो क्या है, आपका क्रमबद्ध रूप के अंदर विकास की गति है वो चलती रहती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अलग रूपों के अंदर आपका एक विकास, जैसे मान लो आपका, ये तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में पर्वतों का बताया, ऐसे ही क्या है, नदियों के अंदर अगर बात करते हैं तो नदी का भी क्या होता है, जब वह तेज गति से चलती है, नदी जब बहती है तो वो क्या होती है, बहुत बड़े क्षेत्र से होकर निकलती है, तब वो उसकी क्या होती है, तरुणावस्था होती है। इसका मार्ग जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, किंतु अगर मैदानी क्षेत्र के अंदर जब आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, बड़ी धीमी गति से बहती है। उसका जो प्रवास क्षेत्र होता है मैदान निर्माण के अंदर, तो उसकी क्या आ जाती है, प्रौढ़ावस्था आ जाती है। और जैसे जैसे वो डेल्टाई भागों की ओर बढ़ती है या गति करती है, तब वो क्या है, क्षीण होने लग जाती है, कमजोर हो जाती है, तब उसकी क्या है, वृद्धावस्था है वो आ जाती है। ऐसे ही क्या है, वायुमंडल के विकास के क्रम की अवस्था चलती है, जिसमें आपका प्रातःकाल जब होती है तो आपकी क्या है, शीतलता है या ठंडा रहता है। और इसकी जो तरुणावस्था है या कह सकते हैं आपकी मध्यकाल है, आपका मध्यम काल, यानी कि दोपहर का जब समय होता है तब उसकी यौवन अवस्था होती है। फिर धीरे धीरे सायंकाल आता है और रात्रि आती है तो उसका कौन सा विकास हो जाता है, वृद्धावस्था के अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी जो विकास का जो क्रम है वो क्या है, चलता रहता है। इस तरीके से क्या है, आपके पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के जो विकास की क्रियाएं हैं वो क्या है, आपकी चलती रहती हैं। और ये विकास की क्रियाएं आपकी पर्वत, पठार, नदी में ही नहीं, मनुष्य है, सूर्य है, या अनेक प्रकार के ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनमें आपकी ये क्रियाएं, विकास की क्रिया है वो चलती रहती हैं। जिसमें आपका जैविक लास्ट है, जैविक शक्ति। लास्ट है आपकी जैविक शक्ति। जैविक शक्ति, जैविक शक्ति के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपके जैविक शक्तियों के अंदर आपके सभी आते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं या कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य हैं, इनके द्वारा क्या है, पेड़ पौधे व मनुष्य व पशु पक्षियों के द्वारा आपकी क्या है, जैविक शक्तियों के रूप में क्या है, घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में बता दिया कि पर्वतीय क्षेत्र है, या जैसे मान लो आपकी, मैंने अभी बताया कि पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े मनुष्य के द्वारा, जैसे मनुष्य के द्वारा क्या की जाती है, आपका खनन कार्य है वो किया जाता है। आपके खनिज पदार्थ जब निकाले जाते हैं
खनिज पदार्थों की जब मनुष्य को आवश्यकता होती है तो वो क्या कर लेते हैं, जो आपका भूमि के अंदर जो खनन कार्य जब किया जाता है तो क्या है, खनिज पदार्थ है वो खोदकर बाहर निकाले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो धरातलीय भाग है वो क्या हो जाता है, आपका व्यवस्थित नहीं होता है, आपके अंदर से क्या हो जाते हैं, खोखला हो जाता है, जिसके कारण प्रकृति के अंदर अनेक परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे ही क्या है, आपके पेड़ पौधों के जब पेड़ पौधे होते हैं तो उनके नीचे से जब मिट्टी है वो खिसक जाती है, हट जाती है, धीरे धीरे उनके अंदर कटाव होता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि पेड़ पौधे हैं वो अपने आप स्वयं गिर जाते हैं, और आपके कीड़े मकोड़ों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा भी क्या है, परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जैविक शक्तियां हैं वो भी क्या है, आपके क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है। तो इस तरीके से जीन ब्रोन्स ने आपका क्रियाशीलता के सिद्धांत का वर्णन मानव भूगोल के अंदर किया है कि संपूर्ण, देखो निष्कर्ष रूप में अगर मैं आपको कहूं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत की अगर चर्चा करते हैं तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि कोई भी भाग है पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, इनके अंदर क्या है, परिवर्तन है वो होता रहता है। यानी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और यही क्या है, संपूर्ण बात को, संपूर्ण आपके क्रियाशीलता के सिद्धांत को दर्शाता है कि जो भी वस्तु अगर पृथ्वी पर है उसका क्या है, परिवर्तन आपका निश्चित है, उसके अंदर बदलाव है, विकास का जो क्रम है वो क्या है, गतिशील रहेगा। ऐसे नहीं है कि वो एक जगह स्थिर है, उसके अंदर परिवर्तन होता रहेगा, चाहे तो कोई वस्तु क्या होगी, उसके अंदर ह्रास होगी या क्या है, उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। तो ये क्या है, ह्रास और कमी है वो आपकी प्रकृति के अंदर हमेशा चलती रहती है, और यही आपकी क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।